जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग लेखपाल के ग्रामीण क्षेत्र या ग्राम विकास या ग्राम परिवेश का महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने जा रहे हैं, जो लेखपाल चकबंदी लेखपाल 2008 के पूछे हुए प्रश्नों की सीरीज है। जी हाँ, 2008 में जो प्रश्न आए थे उनके प्रश्नों को सीरीज को पढ़कर हम आगे तैयारी करते समय, ताकि हमें एक आधार मिल जाए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर का विकल्प कैसे कलर करना होता है। चलिए बिना देरी के अब हम लोग चलते हैं चकबंदी लेखपाल 2008 के प्रीवियस ईयर पेपर, जहाँ पे द्वितीय पाली में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज के साथ, जो आपकी परीक्षा में आगामी परीक्षा के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने की भूमिका निभा सकते हैं। चलिए बिना देरी के आपके डिस्प्ले पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा। यहाँ पर है फसल चक्र किसे कहते हैं। एक आसान सा प्रश्न है जिसे क्रॉप रोटेशन क्या है, माने फसल चक्र क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें कि फसल चक्र क्या है। अगर आपके परीक्षा में चकबंदी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, लेखपाल में, राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल में, तो क्या जवाब देंगे। बीजों के प्रमाणिकता को जी नहीं गलत, भूमि की उर्वरता को जी नहीं गलत, फसलों की उत्पादकता को जी नहीं गलत, विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को जी हाँ, जैसे अलग अलग कृषि को बदल बदल कर जो बोने की प्रक्रिया होती है उसे हम फसल चक्र कहते हैं। माने एक ही खेत में जब हम अलग अलग प्रकार के फसलों को बोते हैं तो अलग अलग जो फसल होते हैं वो अलग अलग चीज़ों का जमीन से दोहन करते हैं और फिर वो जमीन को देते हैं। इससे कृषि की उर्वरकता जो शक्ति होती है वो बनी रहती है। अगर आगामी लेखपाल में पूछा जाए कि फसल चक्र से क्या फायदा होता है, तो याद रखिएगा फसल चक्र अपनाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है, बनी रहती है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हम अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, जिसका नाम है नीली क्रांति का संबंध किससे है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं कि नीली क्रांति का संबंध क्या है। जी हाँ, ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश और फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लाइव देख रहे हैं। फटाफट कमेंट करिएगा। नीली क्रांति, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, फसल उत्पादन का जो संबंध है वो हरित क्रांति से है। यहाँ पे नीली क्रांति पूछा है। जी हाँ, ब्लू रेवोल्यूशन, देखिए यहाँ पर होगा मत्स्य पालन, मछली पालन। नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली पालन से है, अर्थात मत्स्य पालन से है। और आप लोग जानते हैं तिलहन का, तो कुछ लोग कह रहे हैं तिलहन, जी नहीं, ठीक है, तिलहन में नहीं होगा। पीली क्रांति जो होती है वो तिलहन के अंतर्गत आती है, ये बात याद रखिएगा। अब आता है कि मत्स्य नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा नीली क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। इसका प्रमुख कारण क्या था, कमेंट करके जवाब दीजिए। जो लोग लेखपाल बनने जा रहे हैं वो इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे कि नीली क्रांति का उद्देश्य क्या था, इस योजना का या नीली क्रांति लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है चकबंदी किसे कहते हैं। अगर आप लेखपाल बनने जा रहे हैं तो आपको यह प्रश्न पता होना चाहिए कि चकबंदी किसे कहते हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए कि चकबंदी किसे कहते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। वैसे मैं इसकी विस्तृत व्याख्या भी करके आपको स्पष्ट करूंगा, बताइए जल्दी जल्दी। वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथी मित्रों को जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक आधार मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा हमें प्रश्नों को पढ़ने को तैयार करने में। देखिए चकबंदी क्या होता है, मैं एक भाषा में आपको समझा दूं। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा खेत है, ठीक है, राम का खेत है। राम की जमीन थोड़ी सी यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे। अब राम को खेती करने में, सिंचाई करने में, उर्वरक लगाने में या रोपण करने में बड़ी समस्या आती है। कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ। तो अब क्या हुआ कि जो राम था उसके सभी खेत को एक जगह कर दिया जाए। जब एक जगह उसके खेत को कर दिया जाएगा तो वहाँ पर उसकी फसल की देखभाल करना, फसल की रोपाई करना, बुआई करना उसके लिए आसान हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को चकबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चकबंदी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, खेती के टुकड़ों को जो छोटे छोटे विभक्त हैं उनको एक जगह करना, एक जगह लाना ही क्या कहलाता है, चकबंदी कहलाता है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। चकबंदी के बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, भूमि में जो विवाद है उसमें कमी आएगी। और अगर देखेंगे कि भारत में चकबंदी दो प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक चकबंदी और एक अनिवार्य चकबंदी। याद रखिएगा, प्रश्न में पूछ सकता है चकबंदी कितने प्रकार का होता है। चकबंदी दो प्रकार का, एक ऐच्छिक चकबंदी, दूसरा अनिवार्य चकबंदी। भारत में सबसे पहले चकबंदी 1921 में पंजाब राज्य में शुरू हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पूछ दिया जाए कि भैया उत्तर प्रदेश में कब आया था, तो उत्तर प्रदेश में 1998 में पहले आया, फिर एक 2000 में आया। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक। ये कानूनी रूप से चकबंदी जो आपका आया वो कब आया, उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए
जो चकबंदी शुरू हुई 1998-2000 में चकबंदी हुई थी। ठीक, अभी पूछा जाए कि अभी हाल ही वर्ष में कब हुआ था, तो 98 में और 2000 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। 1921 से पंजाब में लागू हुई थी पहली बार चकबंदी भारत में। यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत में चकबंदी सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो भारत में सबसे पहले चकबंदी पंजाब राज्य में लागू हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो गया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेड राट रोग किस पौधे में लगता है? फटाफट कमेंट करिएगा। और जो साथी अभी तक डेली क्लास की लिंक और अन्य वीडियो लेक्चर चाहते हैं वो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है जहां से आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। जी हाँ, जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सारे नोट्स, क्लास, वीडियो लेक्चर सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बताइए फटाफट कमेंट करके क्या होगा। देखिए, रेड राड जो रोग होता है ये कब होता है? ये गन्ना में होता है। किस में होता है? गन्ना में होता है, जिसे आप ईख के नाम से जानते हैं। और यह एक कौन सी फसल है? इसमें सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, जरा बताइएगा कि गन्ना जो है वो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ठीक, रेड राट रोग, स्मट रोग, पत्ती माली, ठीक, ये सारी रोग जो है गन्ने से संबंधित। लिखना चाहे लिख लीजिएगा। स्पट रोग, क्या लिखिएगा? स्पट, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। स्पट रोग किससे है? ये भी गन्ना में होता है। विल्ट किस में होता है? ये भी गन्ना में ही होता है। विल्ट रोग क्या होता है? ये भी गन्ने में होने वाला रोग है, याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है। पत्ती मारी, ठीक है, ये कहाँ पर है? व्हाइट फ्लॉप, ये सारे गन्ने में होने वाले रोग है। हो सकता है इनमें से कोई आपके परीक्षा में पूछ दे। जी हाँ, कुछ लोगों ने सही बताया, गन्ना खरीफ की फसल है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गन्ना कौन सी फसल है, तो गन्ना खरीफ की फसल है। तो जरा फटाफट कमेंट करिए, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? जिस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेकर जो प्रश्न आपको लग रहा है कि स्टेटस पर डालना चाहिए, आप इसे स्टेटस पर भी डाल सकते हैं। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। लेखपाल की ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्लास जौनपुर जनपद से चलती है। निम्न में खरीफ फसल कौन सी है? फटाफट कमेंट करिए। जौ, चना, चावल, गेहूं, बताइए फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। देखिए, यहाँ पे खरीफ की फसल पूछा है, तो जो खरीफ की फसल होती है इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो बताइए यह होगा चावल। जी हाँ, कुछ लोगों ने सही बताया, चावल इसका सही जवाब होगा। चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, सोयाबीन, ये सभी क्या है? ये सभी चावल अर्थात धान, चावल के दिए इसका मतलब धान ही समझ लीजिएगा भैया, धान, ये क्या है? खरीफ की फसल है। बाकी जो देख रहे हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट जाती है, उसे हम रबी की फसल कहते हैं। कौन सी फसल? रबी की फसल कहते हैं। जी हाँ, उसे हम कौन सी फसल कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, इसमें होता है जौ है, चना है, गेहूँ है, मसूर है, ये सभी किसकी फसल है? ये रबी की फसल है। जायद की फसल क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा। कब बोई जाती है? कौन सी प्रमुख फसल जायद की है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यहाँ पर है, केंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है? एकदम आसान प्रश्न है, आराम से उत्तर दीजिएगा। केंटूर विधि से जो कृषि की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? फटाफट कमेंट करिएगा। जैसे जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आप जवाब दे, आप लेखपाल बनने जा रहे हैं और आपके लिए अनिवार्य है, मतलब जितना गणित आएगा, हिंदी आएगा, जीएस आएगा, उतने में अकेल ग्राम विकास आएगा। चलिए मैं आपको बताऊंगा। नदियों में नहीं की जाती, मैदानों में नहीं, तराई क्षेत्रों में नहीं, पहाड़ों में। पहाड़ों में क्या होती है? जो कृषि की जाती है उसे समोच्च विधि कहा जाता है, और समोच्च विधि को ही कंटूर विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें दो लाइन के मध्य जल स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि जो पानी है उसका संचय हो सके। कंटूर विधि में मिट्टी का जो कटाव होता है वो क्या होता है? काफ़ी कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे पहाड़ों के बीच कृषि की जाती है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? चलिए हाँ, टेलीग्राम पे जुड़िएगा सभी लोग, और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, जहाँ पर इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर इसकी नोट्स मिल जाएगी, सभी नोट्स, और फ्री क्लासेज की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? फटाफट कमेंट करिएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? यह लेखपाल का पूछा प्रश्न है, और ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न अगर आपको बेस्ट देना है तो आपको तैयार करना होगा। जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए 47 में तो अब भारत आज़ाद हुआ तब तो हुआ ही नहीं था, 37 आज़ादी के पहले होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब आपको जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा,
कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तो 1904 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, तो साक्षरता आयोग कब 1950 हुआ था? जी नहीं, यहाँ पर एक नया विकल्प आपको सही मिलेगा कि भारत में जो सहकारिता आंदोलन पूछा है, क्या पूछा है? आंदोलन। तो आंदोलन जो था वो 1950 1947 के पहले होगा, या तो 37 या तो 4। तो यहाँ पर होगा 1904। 1904 में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसने किया था? निकोलसन ने किया था। किसने किया था? ये प्रश्न पूछ सकता है आगे। निकोलसन ने किया था। कब? 1904 में निकोलसन ने किया था। और सहकारिता आंदोलन का निकोलसन को जनक भी मानते हैं। सहकारिता आंदोलन का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो सामूहिक कृषि प्रणाली को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देना था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी अथवा चौथा होगा। याद रखिएगा, वैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये नहीं होगा, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, इसका क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न आपके बीच शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर है प्रश्न कि किसी भी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। किसी भी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं है? फटाफट कमेंट करिए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, चलिए, जो लाइव देख रहे हैं, फसल एक मैंने प्रश्न पूछा था कि जायद की फसल किसे कहते हैं, जवाब दीजिएगा। तभी तक आपने जवाब नहीं दिया है। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु, देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे जान लीजिएगा। वर्षा का योगदान होता है किसी भी क्षेत्र में जलवायु के लिए। वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता, इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन वृक्षों का योगदान क्या होता है? औसत जलवायु को जानने में वृक्षों का योगदान नहीं होता, क्योंकि जो जलवायु होता है, देखिए जलवायु और मौसम में अंतर होता है। याद रखिएगा, जलवायु और मौसम में अंतर होता है। मौसम के लिए तो हो सकता है, लेकिन जब जलवायु की बात करेगा नहीं, क्योंकि जलवायु किसे कहते हैं? लंबे समय तक जो औसत मौसम की दशा को जलवायु कहा जाता है। और जलवायु के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वर्षा, हवा आदि को रखा जाता है। जबकि प्रकृति की अस्थायी होती है। प्रकृति क्या होती है? अस्थायी होती है, जिसमें परिवर्तन क्षणिक नहीं होता। इसलिए वृक्षों की संख्या नहीं होगा, और जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह शीश का राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई डाउट, कोई समस्या हो तो जरूर पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। अपर्णा किस फसल की प्रकार है? अपर्णा किस फसल की प्रकार है? जी हाँ, फसल के प्रकार को भी आपको पढ़ते रहना है और लगातार वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचाते रहना है। जी हाँ, ये जौनपुर जनपद से चल रही क्लास ई-लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से। देखिए, अपर्णा जो है ये मटर की, यहाँ कुछ लोगों ने सही बताया है, मटर की एक नई प्रजाति है। ठीक है, और ये मटर द्विबीजपत्री होता है, ये आप लोग जानते रहिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम पाइसन सैटिवम है। और अगर देखा जाए इसकी अन्य किस्में हैं, और अपर्णा है, सपना है, प्रगति है, पूसा मटर, ये सभी क्या है? मटर की किस्में हैं। एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, अगर आपको लेखपाल बनना है तो बताइए, अरहर कौन सी फसल आती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल कि जायद की फसल? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जवाब दीजिएगा। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि प्रश्नों से जोड़कर हमें प्रश्न तैयार करना है और आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन दिलाना है। इसलिए इसका क्या होगा? अरहर का क्या होगा? उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट करके। आगे हम लोग देखते हैं कि जो ग्रामीण बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं को किस रूप में जाना जाता है? फटाफट कमेंट करिएगा। आसान प्रश्न है, बिना समय गवाए। जी हाँ, क्योंकि यह पेपर जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सन 2008 का चकबंदी लेखपाल की द्वितीय पाली के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज है। तो आपने देखा कि उस समय की इस तरह की योजनाएं पूछी जाती है। मतलब आपको लेखपाल में जहाँ पे ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं, उस ग्रामीण परिवेश में आपको ये जरूर यहाँ से प्रश्न आता है। इसलिए आप सभी साथी इस बात को जानते रहिएगा। और केवल ग्रामीण परिवेश की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो 499 रुपये में ई-लर्निंग विद दुर्गेश की केवल ग्रामीण परिवेश की ऑनलाइन क्लास और सभी प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह 1/4 अंक आपका सुरक्षित करता है। और जिनको गणित कमजोर है, जिनको सामान्य अध्ययन में दिक्कत है, वो यहाँ पर बड़ा स्कोर कर लेखपाल बन सकते हैं। तो 499 रुपये में संपूर्ण कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर ग्राम विकास की। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? मैं इस उत्तर पर चलता हूँ। यहाँ पर होगा भारत निर्माण। क्या होगा? भारत निर्माण।
जी हाँ, ये ग्रामीण बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना थी, जिसे हम भारत निर्माण के रूप में जानते हैं। भारत निर्माण जो योजना थी, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना सन 2005 में इस योजना की शुभारंभ की गई थी और ये 6 क्षेत्रों में है: बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, आवास और दूरसंचार पर आधारित है भारत निर्माण योजना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को जो उपजाना क्या कहलाता है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को उगाना क्या कहलाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, अलग अलग जो बोया जाता है उसे फसल चक्र कहते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। यहाँ पर पूछना है कि एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को उपजाना क्या कहलाता है? कमेंट करिए यार, वीडियो को शेयर करिए। जो लोग तक नहीं पहुँचा वीडियो को पहुँचाइए, वो आपका कर्तव्य है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाइए। कर भला तो हो भला। जौनपुर में ऑफलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन पूरे प्रदेश में कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर बैठे नोट्स भी मिल सकता है आपको। देखिए यहाँ पर क्या होगा, उसे हम एकल शस्य फसल कहते हैं। जी हाँ, बी वाले राइट आंसर है। इसमें क्या होता है कि फसल प्रणाली के किसी उत्पादकता में क्षमता में गिरावट भी आती है, लेकिन इस समय फसल चक्र इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है ताकि भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती जाए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला है लूना श्री किस्म किसका है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ग्राम विकास और प्रवेश के लिए इलानी दुर्गेश पर दुर्गेश्वर की क्लास केवल 499 रुपये में उपलब्ध है। वहाँ पर आप 499 रुपये में संपूर्ण ग्राम विकास का क्षेत्र पढ़ सकते हैं। ये क्लास आप तब तक पढ़ सकते हैं जब तक कि आपकी राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल की परीक्षा नहीं हो जाती। माने 500 रुपये में संपूर्ण क्लास, न किताब खरीदना है न नोट्स खरीदना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। PDF में नोट्स भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको क्लास भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस भी मिल जाएगा और 499 रुपये का एक छोटे से शुल्क में। चलिए यहाँ पर आपको बताइए कि जो लूना श्री है ये किसकी किस्म है भैया? तो लूना श्री जो होती है यह एक धान की किस्म है। किसकी है? यह एक धान की किस्म है। जी हाँ, ये धान कौन सी फसल है? मैंने ऊपर बताया कि धान जो है एक खरीफ की फसल है। धान अर्थात चावल। ठीक है, आप लोगों ने एकदम सही बताया। देखिए, लूनाश्री, रतन, महसूरी धान, साकेत, बाला, सरजू, गया, कावेरी, गोविंद, ये सभी किसके? ये सभी धान की प्रजातियां हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। वैसे मैं पेड क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो मैं लगभग सभी की किस्मों को बता दूंगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में आ गया होगा आपको। जरा बताइएगा, मक्का कौन सी फसल है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, कौन सी फसल है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा आप लोग बताइएगा, धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? यह भी जवाब, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के नीचे जाइएगा और अपने फेसबुक पे नीचे जाइएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मक्का कौन सी फसल के अंतर्गत आता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ग्राम पंचायत क्या है? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ग्राम पंचायत क्या है। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे कि जो ग्राम पंचायत है वो क्या है। सभी लोग फटाफट बताइएगा। यह एक ग्राम विकास में सहभागिता है, ग्राम सभा की एक कड़ी है, एक ग्रामीण संस्था है, स्वायत्त शासन की इकाई है, क्या है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। ग्राम पंचायत क्या है? स्वायत्त शासन की एक इकाई है, एक ग्रामीण संस्था है, ग्राम सभा की कड़ी है, क्या है? जवाब दीजिए। देखिए, अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो यह एक स्वायत्त शासन की इकाई है। ये क्या है? एक स्वायत्त शासन की एक इकाई मात्र है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। अब ये शासन व्यवस्था जो होती है ये जनता के लिए प्रत्यक्ष दर्शन है लोकतंत्र का। माने ये लोकतंत्र का प्रत्यक्ष दर्शन जो है वो ग्राम पंचायत होता है और इसे संवैधानिक रूप 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के अंतर्गत जोड़ा गया और यहाँ पर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें भाग कौन सा? भाग 9। भाग पूछ दिया जाए तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया।
ठीक। और 1993-92 में संशोधन होता, 93 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा पंचायती राज व्यवस्था से, तो जरा कमेंट करके बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, मेरा सवाल आपसे है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं याद रखिएगा 24 अप्रैल को। बाकी आप बताइएगा कि ग्राम पंचायत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पूसा बेकर एक नई प्रजाति है किसकी। फटाफट कमेंट करिए, पूसा बेकर एक नई प्रजाति है किसकी। गेहूं की, मूंग की, मक्का की, मसूर की, फटाफट बताइएगा। और ये कौन सी फसल के अंतर्गत आती है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए किस फसल की जो किस्म पूछा जाता है यह आपके परीक्षा में प्राय आता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका उत्तर होगा गेहूं। और गेहूं कौन सी फसल है कमेंट करके जरूर बताइएगा, रबी, खरीफ, जायद, क्योंकि प्राय परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए पूसा बेकर जो है वो गेहूं की है, ठीक है, बसंती है, मोती है और मालविका आती है इसके अंतर्गत, ठीक है, सोनारा 64 आती है, H1 1500 आती है। ये सभी क्या है, ये सभी गेहूं की एक प्रजाति हैं, गेहूं की एक किस्म के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बताइएगा गेहूं कौन सी फसल है। जी हाँ, जितने लोगों ने बताया अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, मतलब यह रबी की फसल है। कौन सी, रबी की फसल है। और आपको मैंने मक्का पूछा था, अभी तक कमेंट में आपने नहीं बताया मक्का कौन सी फसल के अंतर्गत आता है। अगला है भारत में जीवांश खेती की शुरुआत कब की गई। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये आज का आपका आखिरी प्रश्न है। और इसके बाद साथ ही साथ आप सभी साथी डेली क्लास के लिए या इसकी PDF नोट्स के लिए या फ्री क्लास या फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट सभी की जानकारी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी 15 तारीख तक आपकी ऑनलाइन क्लास में ऑफर चल रहा है, जहां पर आप ऑफर का लाभ लेकर अपनी कोर्सेज कम पैसे में छूट पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल ग्राम विकास का क्लास आपको लेना है 25 नंबर की, इसकी किताबें नहीं खरीदनी है, इसके प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदनी है, तो 499 रुपये में ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध होगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यही क्लासेज जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से संचालित की जाती हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भारत में जीवांश खेती की शुरुआत कब की गई। तो जीवांश खेती की शुरुआत कब की गई, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगर जीवांश खेती की शुरुआत की बात की जाए, जिसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहा जाता है, इसकी शुरुआत 2004 में की गई। कब की गई, 2004 में की गई। माने जैविक कृषि के अंतर्गत जैविक खाद का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न आपके लिए है क्या कि पूर्ण रूप से जैविक कृषि प्राप्त प्रधान राज्य कौन सा है। माने कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो पूर्ण रूप से जहाँ पर जैविक कृषि होती है। तो जरा फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे पूर्ण रूपेण जैविक कृषि होती है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट जरूर करेंगे। वैसे मैं भारत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि शायद इस पर ना बन पाए। ठीक है, माना हमारा भारत हो गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम भारत का एक राज्य ऐसा है जहाँ पे 2016 से पूर्ण जैविक कृषि राज्य बन गया। कौन सा, सिक्किम को भारत का पूर्ण जैविक कृषि राज्य घोषित कर दिया गया है। माने सिक्किम जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक है। यहाँ पे एक GS भी बन जाएगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। माने सिक्किम को किस संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। एक प्रश्न यहाँ पे। और सिक्किम भारत का एक राज्य ऐसा है जिसकी सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है, वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। लेकिन एक सवाल और यहाँ पे बनता है कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य किसकी स्पर्श करती है। इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेखपाल की मैराथन क्लास में आप लोगों ने आज पढ़ा 2008 के चकबंदी लेखपाल के सेकंड या द्वितीय पाली के प्रश्नोत्तर। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। लेकिन टेलीग्राम पे जुड़िएगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर
ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है और वहाँ पे जुड़े रहेगा ताकि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।